हेलो एवरीवन, टुडे वी सी द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को दो टर्म्स होते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी। किसी भी मेटल में, किसी भी कंपाउंड के या एलिमेंट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस जो अप्लाई करते हैं, उसमें उसकी दो प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी। परमेबिलिटी बताती है कि वो अपने अंदर से कितनी लाइन को पास करने देता है, मतलब अपने अंदर से कितनी लाइन को पास करने देता है। और ससेप्टिबिलिटी बताती है वो कितनी लाइंस को अपने अंदर रोक के रखता है या अपने अंदर अपनी तरफ खींचता है लाइंस को। ससेप्टिबिलिटी बताती है कि अपनी तरफ कितनी लाइंस को रोक के रखता है या अपने अंदर कितनी लाइंस को खींचता है। और परमेबिलिटी बताती है, परमिएबिलिटी बताती है कि वो अपने अंदर से कितनी लाइंस को पास होने देता है। तो एक तो बी होता है और एच होता है। बी होता है मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इन सैंपल, जो मैग्नेटिक फील्ड सैंपल के अंदर क्रिएट हुआ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। और जो एच होता है वो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और जो डेल्टा एच होता है वो इनका डिफरेंस होता है बी माइनस एच। बी माइनस एच, देखो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वो पैरामैग्नेटिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो कंपाउंड है डायमैग्नेटिक है। डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो बी है वो ग्रेटर देन है एच से, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सैंपल के अंदर जो है वो ज्यादा होंगी जितनी बार है उसके कंपैरिजन में, है ना। तो मतलब जितने जो सैंपल के अंदर है वो ज्यादा होंगी जितनी बार है उसके कंपैरिजन में, तो जितना हमने अप्लाई किया था उसके कंपैरिजन में। तो फिर वो होता है पैरामैग्नेटिक के अंदर। क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक होता है जो वो लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और डायमैग्नेटिक क्या करता है? लाइंस को रिपेल करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। तो डेल्टा एच के केस में जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जो सैंपल के अंदर वो ज्यादा होगा, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा पैरामैग्नेटिक के केस में, और डेल्टा एच नेगेटिव होगा डायमैग्नेटिक के केस में, क्योंकि जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो लाइन को रिपेल करते हैं अपने से। फिर जो 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 ये चेंज है उसको हम, जो इंटेंसिटी ऑफ मतलब ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो इंटेंसिटी है, हम उसको इस फॉर्म में मेजर करते हैं, आई की फॉर्म में। और ये इक्वेशन निकल के आती है 4πi इज इक्वल टू बी माइनस एच। 4πi इज इक्वल टू बी माइनस एच, सारे को हम एच से डिवाइड कर देंगे। एच मतलब जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था, ये इक्वेशन बन जाएगी 4πi माइनस एच और बी माइनस एच माइनस वन, इसका बटे में एच करोगे तो 1 बन जाएगा। जो आई बाई एच है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसको इस फॉर्म में दिखाते हैं, काई बोलते हैं इसको, इस फॉर्म में थोड़ा एक्स की फॉर्म में होते हैं, इसको काई बोलते हैं वैसे ना। इसमें इस फॉर्म में हम शो करते हैं आई माइनस आई बाई एच को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और बी बाई एच होता है जो, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, है ना। तो ये दो चीजें होती हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये होती है। और जो हम जानने मेजर करते हैं वो करते हैं मोलर ससेप्टिबिलिटी। मोलर ससेप्टिबिलिटी, मोलर ससेप्टिबिलिटी उसको हम इस फॉर्म में शो करते हैं एक्स एम पी। एक्स एम पी ये होता है पैरामैग्नेटिक के लिए हम स्टडी करते हैं इसको, और एम होता है कि ये मोलर है। मोलर को कोई भी चीज अगर मोलर कोई होती है उसको नीचे हम एम लिख देते हैं ना, किसी भी अगर मोलर हीट कैपेसिटी वगैरह है तो उसके नीचे हम एम लिख देते हैं। एक होती है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होता है या बोलेंगे स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर ग्राम, हाँ, और मोलर का मतलब होता है पर मोल, है ना। तो हम इसको मेजर करते हैं और इससे ही हम ये देखते हैं कि भाई इसका ससेप्टिबिलिटी का जो वो जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या होता है। जो क्लासिक मतलब क्लासिकल थ्योरी से निकल के आता है, ये होता है जो पैरा ससेप्टिबिलिटी होता है एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू इफेक्टिव स्क्वायर, म्यू इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइड बाय 3RT। 3RT ये फार्मूला होता है पैरामैग्नेटिज्म, जो पैरामैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालने का। अब इसमें जो सारी चीजें हैं वो मोस्टली चीजें ये कांस्टेंट होती हैं, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं, और इससे हमने इसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन पढ़ रहा है। तो ये इसको हम सारी चीजों को कांस्टेंट मान के इसको लिख देंगे C/T। C/T एन होता है इसमें एवोगाड्रो नंबर, म्यू इफेक्टिव होता है मैग्नेटिक मोमेंट, आर होता है गैस कांस्टेंट, और टी होता है टेम्परेचर। तो एक्स एम क्या होगा? एक्स एम इज इक्वल टू C/T। टी एक्स एम इज इक्वल टू C/T। तो इससे क्या है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। इसको ही बोलते हैं हम क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ। तो
तो ये होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी शो करता है, जो ये बताता है x इज इक्वल टू सी बाई टी, मतलब जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। और जो ये किसको एक्सप्लेन करता है, ये करता है पैरामैग्नेटिक कंपाउंड को। पैरामैग्नेटिक जो कंपाउंड होते हैं बस उनको ये एक्सप्लेन कर पाता है। लेकिन जो फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं, उनके लिए उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इसको तो बोल रहा था, इसको उनको एक्सप्लेन करने के लिए नया लॉ आया, उसका नाम होता है क्यूरी-वेस लॉ। क्यूरी-वेस लॉ मतलब वेस नए साइंटिस्ट है, क्यूरी-वेस लॉ। तो इसने क्या बोला, जो एक्सएम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है, लेकिन इसमें एक नई टर्म आ जाती है टी इज इक्वल टू डेल्टा, मतलब ये इसको सिग्मा बोलते हैं ना इसको। तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं ना इसको, इस साइन को थीटा बोलते हैं। तो ये फार्मूला निकल के आता है x इज इक्वल टू सी बाई टी माइनस थीटा ना। जो ये थीटा होता है ये किसके लिए आया था, जो पैरामैग्नेटिक को तो क्यूरी लॉ ने एक्सप्लेन कर दिया था, ये आया था फेरीमैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए और एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए। जो फेरी और फेरो होते हैं, फेरीमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, उनके लिए जो डेल्टा थीटा की वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव, ये वैल्यू होती है पॉजिटिव। लेकिन एंटी फेरीमैग्नेटिक के लिए ये वैल्यू होती है, ये नेगेटिव होती है, थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, थीटा जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये रिलेशन होता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर अगर हम दिखाना चाहेंगे, टेम्परेचर रिलेशन अगर दिखाना चाहें तो अब हम इनका ग्राफ शो करते हैं। देखो इस साइड तो एक्स है, का एम है, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इधर है टेम्परेचर। और देखो एक्स एम इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t और एक्स एम इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t माइनस अल्फा, या टी माइनस थीटा। देखो पैरामैग्नेटिक का तो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो मतलब ये वाला ग्राफ आएगा पैरामैग्नेटिक के लिए। क्यों, देखो यहाँ पे एक्स एम जो है सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम है ना, और यहाँ पे एक्स एम जो है वो सबसे कम है और टेम्परेचर यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसका ना। और फिर ऐसे अगर हम फेरीमैग्नेटिक के लिए देखेंगे, फेरीमैग्नेटिक में क्या हो जाता है, जो डोमेन बन जाते हैं, तो उसकी मैग्नेटिज्म जो है वो पैरामैग्नेटिक के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है। हाँ, जो डोमेन बन जाते हैं, डोमेन बनने के बाद फेरीमैग्नेटिक में और फेरोमैग्नेटिक में, और जो है वो बस एक मतलब एक ही डायरेक्शन में वो अलाइन होते हैं। फेरीमैग्नेटिक में क्या होता है, सारे एक साइड में अलाइन होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक में कुछ तो अपोजिट होते हैं और कुछ उसी की साइड होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की साइड। लेकिन जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की साइड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो फिर अगर इनका देखो, और एक जो होता है, तो मतलब एक हमने देखा था क्रिटिकल टेम्परेचर होता है क्यूरी टेम्परेचर, उस टेम्परेचर से नीचे जो हो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो हो वो फेरीमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो मान लो ये वाला है, ये क्यूरी टेम्परेचर है, यहाँ तक तो जो कोई भी सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इससे कम टेम्परेचर करेंगे तो वो ये बन जाता है ये फेरीमैग्नेटिक। ये हो गया फेरी और फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। उसके लिए जो है ग्राफ इस टाइप का आया, क्योंकि उसमें मैग्नेटिज्म जो है वो ज्यादा होता है और परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है फेरीमैग्नेटिक में। और जो एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है उसमें क्या होता है, वो मतलब दो डोमेन तो बन जाते हैं, लेकिन जो इक्वली अलाइन होते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की साइड भी सेम होते हैं और उसके अपोजिट साइड भी सेम होते हैं। तो उनका जो मैग्नेटिज्म होता है वो मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो हो जाता है, तो फिर वो डायमैग्नेटिक की तरह काम करने लग जाते हैं। फिर जो उनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज होती है मतलब उससे जो ससेप्टिबिलिटी जो पैरामैग्नेटिक है उससे कम हो जाती है। और उसके लिए हमने होता है कि नील टेम्परेचर है ना, हमने देखा था इसके लिए तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर को बोला था हमने क्यूरी टेम्परेचर, मतलब उस टेम्परेचर से नीचे जो है वो कोई भी कंपाउंड है वो फेरीमैग्नेटिक हो जाएगा। और एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या होगा, उस नील टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो एंटी फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। तो मतलब मान लो ये टेम्परेचर है
यहाँ तक तो है वो पैरामैग्नेटिक, लेकिन ये अगर ये टेम्परेचर अचीव हो गया तो ये इसको बोलेंगे हम नील टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के बाद जो वो एंटी फेरोमैग्नेटिक की तरह काम करने लग जाएगा, मतलब उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है जो कम हो जाएगी। तो इसको ये होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए ना, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए और ये फेरीमैग्नेटिक के लिए ना। ये ग्राफ हो गया, ये कई बार पूछ लेते हैं। और फिर एक ग्राफ होता है कि इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देते हैं। देखो इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/xm करेंगे तो 1 का एम किया तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया तो टेम्परेचर जो है ऊपर आ जाएगा ना। इन्वर्सली पहले उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एम के, अब का एम को हमने रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया तो टेम्परेचर ऊपर आ जाएगा। और ऐसे ही जो 1/xm है वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस डेल्टा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो 1/xm और इधर है टेम्परेचर। तो इसमें क्या, जैसे जैसे 1/xm बढ़ रहा हो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, तो ग्राफ इस टाइप का आएगा है। और फिर इसमें क्या जो xm होता है वो होता है फेरीमैग्नेटिक के लिए वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो ये जो ये होगा इसका ग्राफ कुछ इधर आएगा। ये क्यों, कौन सा ये t माइनस, ये फेरीमैग्नेटिक के लिए ये है फेरीमैग्नेटिक के लिए। क्यों, क्योंकि ये जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए होगा ना, एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, जो डेल्टा थीटा की वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके होगा, टी, ये तो थीटा भी नेगेटिव है तो माइनस नेगेटिव टर्म आएगी कुछ, तो मतलब क्या होगा टी में कुछ प्लस होगा तो वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ आएगा। मतलब यहाँ पे टी 0 है और यहाँ पे जो टेम्परेचर की पूरी टर्म है पॉजिटिव में है। और जो फेरीमैग्नेटिक है उसके लिए जो क्या होगा टी माइनस थीटा होगा, तो मतलब ये कुछ टी से कम होगा तो वो होगा इस साइड आएगा इसका ग्राफ, इस साइड है। ये एंटी फेरीमैग्नेटिक और ये फेरीमैग्नेटिक के लिए होगा। ये फेरीमैग्नेटिक के लिए, ये कौन से के लिए होगा, ये पैरामैग्नेटिक के लिए होगा। पैरामैग्नेटिक में क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो ये वाला ग्राफ आएगा। अब हम देखते हैं, देखो जो पीछे हमने जो फार्मूले होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के वो हमने पिछली वीडियो में देख लिए हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था कि ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का, कि भाई ऑर्बिटल जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसमें ऑर्बिटल कब कंट्रीब्यूट करेंगे। देखो जो सिंपली जो डी ऑर्बिटल वाले कंपाउंड होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उसमें क्या होता है जो मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ जो लिगेंड हुआ उसकी इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाती है, इंटरेक्शन अच्छे से होती है, मतलब डी ऑर्बिटल की लिगेंड के साथ तो इंटरेक्शन अच्छे से हो जाती है। तो वो लिगेंड एक तरह से बाउंड कर लेता है डी ऑर्बिटल को। तो जो डी ऑर्बिटल जो पूरा रिवॉल्व कर रहा था वो हो नहीं पाता है ना, वो रिवॉल्व नहीं हो पाता। तो जो डी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन था, जो उसकी रिवोल्यूशन की वजह से जो उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा था मैग्नेटिक मूवमेंट में, वो नहीं हो पाता। तो उसको बोल देते हैं हम क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल मोशन। मतलब जो क्वेंचिंग मतलब बंद हो जाना एक टाइप से, तो मतलब ऑर्बिटल मोशन है जो एक टाइप से बंद हो जाती है। तो जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन था मैग्नेटिक मूवमेंट में वो खत्म हो जाता है। तो उसको इसमें जो फार्मूला निकल कर आता है वो होता है n=n+2। ये किसके लिए होता है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए होता है। तो मतलब जो कंपाउंड में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो खाली स्पिन की वजह से है, जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन था वो 0 है। लेकिन कुछ कंपाउंड होते हैं जो डी ऑर्बिटल के जिनमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी होता है। वो कौन से होते हैं, जिनमें जो टर्म सिंबल निकल के आता है वो टी निकल के आता है। टी मतलब जो T2 है वो हाफ फील्ड है, मतलब T2 में इलेक्ट्रॉन आ गए, T2 1 है या T2 2 है ना। तो अगर इस टाइप का है, या मान लो ये लगा लो T2 4 है ना, या T2 5 है, इन सब में क्या है, मतलब इनमें P में इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होगा, जो EG वाले इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ई में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे,
देखो T2 में क्या होता है, T2 में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, DXY DXZ, DXY और DYZ है ना। मान लो ये है, कोई सा मान लो इसको, तो ये मान लो DXZ है, ये DXZ है। तो मतलब इसमें क्या है, जो तो ये जो तीनों ऑर्बिटल होते हैं ना T2 में, DXYZ और DYZ या कोई सा भी तीन ऑर्बिटल होते हैं, वो मतलब रिवोल्यूशन करके एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे जैसे ये है कि भाई इसमें अगर DXY है, मान लो इसको मतलब एक तो एक्स प्लेन में है इधर, और एक वाई प्लेन, एक एक्स प्लेन में है, एक वाई प्लेन में है। मान लो DXY प्लेन में है, तो कैसे होंगे, जो चार लोब हैं इस प्लेन में होंगी, है ना। चार मतलब एक लोब इधर होगी, एक लोब इधर होगी, एक लोब इधर होगी। तो मतलब ये है कि एक्स वाई प्लेन में, तो मतलब जो एक्सिस है, जो जेड एक्सिस है ये वाला, इसमें कोई लोब नहीं होगी। लेकिन उसको अगर रिवॉल्व कराओगे, ऐसे घुमा दोगे लोब को, तो मतलब ये वाली जो लोब थी वो जेड एक्सिस जेड प्लेन में आ जाएंगी। ये जो ये वाली है, ये वाली लोब थी और ये वाली लोब थी, अगर उनको पूरे को ऐसे घुमा दोगे मॉलिक्यूल को, तो वो घूम जाएगा। तो उसमें कौन कौन सी होगी, एक तो जेड प्लेन में होगी और एक एक्स प्लेन में होगी ना, ऐसे घुमाओगे। तो मतलब कहने का तरीका ये है, कहने का मतलब ये है कि जो DXYZ है और DXZ है, ये तीनों जो T2 के ऑर्बिटल है, वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपली रोटेशन से ना। सिंपली एक उसको रोटेट करोगे, तो एक एक्सिस पे रोटेट करोगे, तो वो एक ऑर्बिटल जो है दूसरे ऑर्बिटल में चेंज हो जाता है। तो फिर क्या होगा, ऑर्बिटल पूरे का पूरा ऑर्बिटल ही घूम रहा है एक टाइप से ना, पूरा का पूरा ऑर्बिटल घूम रहा है। तो वो क्या, ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है एज एक चार्ज की तरह काम करता है ना। तो उस ऑर्बिटल के रिवोल्यूशन से जो है एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा ना उसके, जो क्योंकि जो पूरा जो DXYZ है, वो एक दूसरे में रोटेट होके एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। उस रोटेशन से क्या हो रहा है, जो ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल एक टाइप से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और इसके लिए क्या, जो T2 है, इलेक्ट्रॉन T2 में होना चाहिए, और जो T2 भी है, वो या तो हाफ फील्ड या फुली फील्ड नहीं होना चाहिए ना। हाफ फील्ड या फुली फील्ड नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें जो टर्म सिंबल आएगा वो T नहीं आएगा। इसके मतलब आपने देखा कई बार, इसके लिए भी A आएगा और इसके लिए भी A आएगा। ये टर्म सिंबल हमने निकालना देखा था, क्योंकि इसकी डिजेनरेसी दोनों की एक ही होगी ना। तो इनके लिए जो टर्म सिंबल आएगा वो A आएगा। और ये एक और देखो, जो अगर DXY को हम पहले तो क्या है, T1 में क्या है, DXY में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसने DXY जो है DXZ में कन्वर्ट हुआ, फिर क्या होगा, DXZ में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर DXZ मान लो DYZ में कन्वर्ट हुआ, तो फिर क्या होगा, DYZ में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन अगर तीनों फुल फील्ड है, तो मतलब अगर DXY को DXZ में कन्वर्ट करना चाहोगे, तो DXZ में तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन है ना, पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, अगर T2 3 है तो फिर क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहेगा, तो इसकी और इसकी स्पिन जो है वो सेम है, तो वो दोनों दो स्पिन के इलेक्ट्रॉन जो हो पास एक जगह नहीं हो सकते। तो इसकी वजह से जो T2 3 है और T2 6 है, उस केस में जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है वो नहीं होगा। किस केस में होगा, या तो T2 1 हो, या T2 2 हो, T2 4 हो, या T2 5 हो, इन केस में जो है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है कि अगर इस फार्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4s इंटू एस प्लस 1 और प्लस l इंटू एल प्लस 1 जो होता है, l इंटू एल प्लस ये होता है। ये कब फार्मूला होता है, जब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी हो और स्पिन कंट्रीब्यूशन दोनों हो। तो इस केस में जो अगर स्पिन कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा 4s इंटू एस प्लस 1 और l इंटू एल प्लस 1 वाला, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। अब होता है, देखो कई एग्जांपल होते हैं, जैसे अगर कोबाल्ट H2O6 है, कोबाल्ट H2O6 है और ये +2 में है, इसका क्या आएगा, D7 निकल के आएगा, इसका D7 निकल के आएगा। और इसकी अगर इलेक्ट्रॉन फील्ड करोगे आप, तो इस तरीके से होंगे, तो D7 है, ऐसे भर दोगे, ये वीक फील्ड होगा ना, क्योंकि +2 में जो है, +2 में जो वाटर है वो एज ए वीक फील्ड की तरह काम करता है। तो D7 है, तो इस तरीके से भर दिया आपने। तो इसमें कितने, तीन जो है, तीन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए। अगर उसका म्यू स्पिन देखते हैं आप खाली,
खाली म्यू स्पिन निकालते वो होता है 3.87 म्यू एम म्यू ये 3.87 निकल के आता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट। अगर खाली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को देखते तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना होता तो ये होता है अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये लागो जो खाली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो 4 के इक्वल होगा ना, मतलब एक ज्यादा बड़ा आगे होगा। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका अगर खाली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देखोगे वो 4 के करीब होगा। तो जैसे इसमें 3.87 है, या अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो मतलब 3.9 या कुछ होता है ना। तो इसमें क्या है खाली म्यू स्पिन है वो 3.87 है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल देखते हैं वो होता है 5 के करीब, 5.2 के करीब। तो इस केस में क्या है, इसमें क्या है T2 क्या, T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, T2 5 है, T2 5 है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो T2 5 है तो इस केस में क्या है जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि T2 5 में जो होता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसकी वजह से जो है इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है खाली है तो खाली म्यू स्पिन की तो खाली स्पिन से ज़्यादा आ रही है, तो वो किसकी वजह से आ रही है ज़्यादा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से वो ज़्यादा आ रही है ना। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे कोबाल्ट Cl6 का केस है, मतलब Cl4 का केस है, कोबाल्ट Cl4 2-, इसमें भी कोबाल्ट जो है +2 में आएगा और इसमें भी D7 होगा, लेकिन ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप की होगी है, तो इस टाइप की होगी। लेकिन तो इसमें भी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक स्पिन मोमेंट आना चाहिए 3.87। तो फिर लेकिन इसका आता कितना है 4.2 के करीब आता है, 4.2 के करीब आता है मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू एम की फॉर्म लिख देते हैं इसको, ये वी एम लिखते हैं इसको, वी एम मतलब बोहर मैग्नेटोन, ये यूनिट होती है मैग्नेटिक मूवमेंट मेजर करने की। वी एम मतलब बोहर मैग्नेटोन, ये यूनिट होती है इसकी। तो देखो अगर खाली स्पिन की वजह से होता तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 3.87 आना चाहिए था, लेकिन इसका कितना रहा 4.2 आ रहा है, तो आ रहा है। देखो अगर इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखना चाहें तो क्या T2 जो है वो T2 3 है इसमें ना, T2 3 है इसमें। तो फिर इसमें क्या है जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन तो ये हो नहीं सकता इसमें है ना, क्योंकि T2 3 है। तो इसकी मतलब क्या है जो A1 स्टेट निकल के आएगी इसकी ना, A1 स्टेट मतलब A स्टेट निकल के आएगी, क्योंकि जो है T2 जो पूरा जो है फुली फील्ड है ना। इसके लिए क्या निकल के आएगी, ए निकल के आएगी। अगर ई के लिए देखेंगे, ई के लिए भी ए निकल के आएगी, क्योंकि इसकी डिजेनरेसी दोनों की 1 है। तो मतलब अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कराना था तो उसके लिए कितनी क्या आनी चाहिए थी, टर्म सिंबल जो आना चाहिए था वो टी आना चाहिए था ना। तो फिर इसमें क्या है, लेकिन इसका ना तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इसमें तो, लेकिन फिर भी इसका जो है वो मैग्नेटिक जो खाली स्पिन था उससे ज़्यादा आ रही है। तो लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें यह होता है कि जैसे इसकी ग्राउंड स्टेट है ए और एक्साइटेड स्टेट जो है वो टी है। मान लो ग्राउंड स्टेट तो ये ए है, जो मैंने जो ग्राउंड स्टेट क्या होती है, जो हम सिंपली जो भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने का, जैसे इसमें फिल किया हमने, जैसे कि भाई पहले ई में भरती है फिर T2 में भरती है, तो ये सबसे स्टेबल स्टेट होती है। जो सबसे स्टेबल स्टेट है वो है ए निकल के आ रही है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसी भी होंगी जिनकी जो टर्म सिंबल होगा वो टी होगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं है इतनी। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है COCl ऐसे केसों में कि क्या हो जाता है, जो ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है, तो ये इसको इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कम हो जाता है, गैप कम हो जाता है। तो मतलब इनके बीच में कुछ इंटरमिक्सिंग हो जाती है, तो ए है वो कुछ टी की तरह काम करने लग जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम है। तो ये इससे तो अगर इसका फार्मूला, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हमने इस केस का, तो उसके लिए एक अलग फार्मूला निकल के आता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली मतलब कि जो खाली स्पिन की वजह से होना चाहिए था, इज इक्वल टू 1 - अल्फा लैम्डा डिवाइड बाय डेल्टा, 1 अल्फा डेल्टा डिवाइड बाय लैम्डा। जो म्यू स्पिन ओनली है मतलब
जो खाली अगर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता, तो अगर खाली स्पिन मोशन होता तो उस केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता वो है म्यू स्पिन ओनली। और जो अल्फा है, अल्फा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर 2D है या 5D है, 2D है या 5D है, उस केस में क्या होगा, अल्फा होगा 2 के इक्वल है। और अगर या 3F है और 4F है, तो उस केस में जो है अल्फा होगा वो होगा 4 के इक्वल। अगर 6S है तो उस केस में जो अल्फा होगा वो होगा 6 के इक्वल। तो ये अल्फा निकालने की होती है। और जो डेल्टा होता है वो, डेल्टा भी जो कांस्टेंट होता है एक, तो वो डेल्टा भी हमें क्वेश्चन में दिया होता है। अगर कहीं कोई पूछेगा तो उसके लिए डेल्टा की वैल्यू दी होगी, नहीं लैम्डा की वैल्यू जो दी होगी। लैम्डा जो होता है D1 D2 D3 और D4 के लिए तो होता है लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और अगर D6 है और D7 है, D8 है और D9 है, तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव होती है। और ये जो डेल्टा है ये होता है CF, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, CFF से जो निकल के आएगी कंपाउंड की, वो होगी CF, ये डेल्टा होगी। तो इस फार्मूले से जो हम इसको जो COCl4 देखा था हमने, COCl4 2 नेगेटिव, तो उस जैसे जो कोई कंपाउंड होता है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। म्यू इज इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस अल्फा लैम्डा डिवाइड बाय डेल्टा। तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं हम। और इस केस में क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट होती है और एक्साइटेड स्टेट होती है, उनके बीच में एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम रह जाता है। तो उन दोनों के बीच में कुछ एक्सचेंज हो जाता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ए में से थे वो कुछ इलेक्ट्रॉन टी में जो ले जाते हैं, तो वो टी की तरह भी करने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो म्यू स्पिन से ज़्यादा निकल के आता है। ठीक है, हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।